नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ 4 मेहमान मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत सर आपका। रोहन दुआ हमारे साथ हैं। रोहन जी बहुत स्वागत आपका। और अवधेश कुमार जी आज प्रोग्राम में। अवधेश जी बहुत स्वागत आपका भी। आज बहुत सारी खबरें हैं आपके लिए, लेकिन आइए पहले शुरुआत करते हैं लंदन से। लंदन खबर नहीं बनी, लंदन में खबर बनी। लंदन में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत वो कर रहे थे और वहां कुछ बातें उन्होंने कही और वहां से बाहर निकलते हुए उनके साथ कुछ हुआ जो खबर बना। तो मैं सारी बात आपको बता रहा हूं। दरअसल एक पाकिस्तानी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि ये कश्मीर का हल कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो उन्होंने कहा कश्मीर का मुद्दा तो हमने लगभग खत्म कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। 370 हमने हटा दिया है। वहाँ बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। पर्यटक रिकॉर्ड नंबर्स में कश्मीर जा रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं। और बाकी हमारा पीओके चोरी हो गया है, तो पीओके हमको वापस मिल जाएगा जिस दिन, उस दिन पाकिस्तान का मसला पूरी तरीके से हल हो जाएगा। तो उन्होंने अपने अंदाज में पाकिस्तान को एक बार फिर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से जवाब दे दिया। लेकिन पीओके पर इस किस्म की बात करने वाले डॉक्टर एस जयशंकर अकेले नहीं हैं। आपको 3 बयान बताता हूं। राजनाथ सिंह, और ये सब हाल के बयान हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा था, रक्षा मंत्री ने, पीओके भारत का मणि है, उसके बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था, हमने जो कुछ गवाया जल्द से जल्द वापस लेंगे। पीओके भारत का हिस्सा है, हम इसे लेकर रहेंगे। और बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा कह चुके हैं कि पीओके वापस पाकर बीजेपी अपना अधूरा एजेंडा पूरा करेगी। मोदी के नेतृत्व में ही पीओके पर हमारा स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है कि पीओके तो भारत को मिलना ही है। कब और कैसे, ये वक्त आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। और उसी कड़ी में अब आप जयशंकर जी के इस बयान को भी रखिए। और फिर इसके बाद जब वो पत्रकार वार्ता खत्म करके बाहर निकल रहे थे, तो अक्सर ही होता है कि वहाँ कोई भारत का कोई मंत्री या कोई बड़ा नेता पहुँचता है तो खालिस्तानी लोग जो है ये झंडा वंडा लहराने के लिए वहाँ पर शोर मचाने के लिए पहुँच जाते हैं उस वेन्यू के बाहर। तो यहाँ भी ऐसा था। तो इसमें तो कोई अचरज वाली बात नहीं, क्योंकि ये तो होता ही है। चाहे ये ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, लंदन हो, हर जगह पर थोड़ी मोड़ी तादाद में ये खालिस्तानी तत्व जो हैं ये बाहर आकर के शोर शराबा हल्ला गुल्ला करके फिर वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस बार ये लोग डॉक्टर एस जयशंकर के, भारत के विदेश मंत्री की गाड़ी के बिल्कुल सामने पहुंच गए। और ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। वहां पुलिस थी, लेकिन आप जरा इसको पलट करके देखिए। अगर भारत में फर्ज कीजिए यहां पर चीन का राजदूत जो है वो बाहर निकल रहा है और तिब्बती लोग हमारे यहां पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं, तो इस तरीके से अगर वो चीनी राजदूत की गाड़ी के सामने आकर के खड़ा हो जाए तो क्या होगा। या अमेरिका के लंदन के खिलाफ, यूके के खिलाफ कई आरिश लोग दुनिया में कई कोनों में असंतुष्ट हैं, वो लोग प्रदर्शन करते रहते हैं। अगर वो इस तरीके से उनके राजदूत की गाड़ी कहीं रोक लें भारत में, तो कितना हंगामा मचाएगा वही देश। भारत ने भी इस पर बहुत माकूल जवाब दिया है और कहा है कि इन देशों को डिप्लोमेसी की दुनिया में जो हक और सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए किसी भी राजनयिक को, वो मिले, ये सुनिश्चित करना ये इस होम कंट्री की यानी यूके की जिम्मेदारी है। तो ये भारत के विदेश मंत्री की गाड़ी के सामने यूं ही इस तरीके से नहीं पहुंच सकते। और भारत का झंडा हाथ में लिया था, उसे फाड़ने वाड़ने की कोशिश की इन लोगों ने, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन ये अपने आप में एक डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में बड़ी घटना है। पहले लेकिन आइए कश्मीर वाली बात हम लोग कर लेते हैं। कश्मीर पर विदेश मंत्री के इस जवाब का क्या मायने निकाले जाएं। लगातार भारत के बड़े नेताओं का पीओके पर इस किस्म की बातें आना क्या कोई इशारा दे रही है। सुनिए सवाल और जवाब। Can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay, you haven't spoken about it. Well, look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो पीओके वापस आ जाएगा, कश्मीर सॉल्व। आप तो दुनिया घूमते हैं रोहन, विदेशी सर्कल्स में, मतलब डिप्लोमेसी की दुनिया के अंदर कश्मीर, पीओके और उस पर भारत का रुख, इसको लेकर क्या चर्चा रहती है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2019 के बाद से 2024 तक
सौरभ, अब वहाँ पे एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है कश्मीर में, और बार बार जो एक डिमांड थी कि मिलिट्री को ख़त्म किया जाए, वो भी भारत ने वहाँ पे काफ़ी हद तक उसको रिजॉल्व किया है, AFSP जिसे कहते हैं। अगर मैं बात करूं POK की, तो ये एक ऑफकोर्स एक लेजिटिमेट डिमांड है, और बालाकोट स्ट्राइक्स ने एक कहीं ना कहीं वो असर्शन जो थी ना, वो भारत की पूरी कर दी थी, दुविधा जो थी। हालांकि उसमें पाकिस्तान ने भी फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद में, और डॉग फाइट हुई, लेकिन मैं आज भी ये कहूँगा कि बालाकोट के बाद एक जो भारत को एक उम्मीद थी कि POK को वापस कैसे लाया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं बालाकोट के बाद में शुरू हो गई है। और उसके बाद ये बयान आने शुरू है, चाहे वो राजनाथ जी के हों, अमित शाह जी के हों, या आज जयशंकर जी के हों। तो मुझे लगता नहीं कि उम्मीद जो थी वो कहीं ख़त्म हो गई है। हालांकि ये मैं ज़रूर कहूँगा POK, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड एरिया इतने समय से वो बनता गया, क्योंकि हमने लेजिटिमेट वहाँ पे कोई आर्मी एक्सरसाइज नहीं करी। उसके बाद डिबेट्स चलती रही कि IB के बॉर्डर के बाद में, चाहे वो जम्मू के बाद के हों, सांबा ऑनवर्ड्स हों, वहाँ पे एक सीज फायर आ गई। और सीज फायर के बाद कहीं बार ये रहता है कि आप मिलिट्री एक्सरसाइज कितना एक्सरसाइज वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में LOC पर निगोसिएशन चलती रहती हैं। लेकिन मैं ये फिर भी कहूँगा कि आज अगर 5 साल बाद उस बालाकोट की स्ट्राइक्स का हम 6 साल बाद अगर हम 2025 में देखते हैं, फरवरी 14 को उसको 28 को हुए उसको, तो एक जो हौसला था आर्मी के पास में उस पर कब्जा लेने का, वो एक रीस्टैब्लिश हो गया। जी, हालांकि जयशंकर जी ने जो कहा वो भारत की स्टेटेड पोजीशन है, उन्होंने उसको थोड़ा और विस्तार से बता दिया कि 370 खत्म कर दिया, चुनाव करा दिया, और बस POK का मसला रह गया, उसको भी हम लोग जैसे POK वापस आ जाएगा, कश्मीर का मुद्दा जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन POK एक ऐसी दुनिया है, इसको लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वर्ग के अंदर, कि मोदी जी इसका भी कुछ करेंगे। देखिए, जयशंकर जी ने वही कहा जो भारत के जनमानस की भावना है। हमारी संसद शायद 2 या 3 बार इसका संकल्प पारित कर चुकी है संयुक्त रूप से कि POK भारत का हिस्सा है, और इसीलिए कुछ सीटें भी खाली छोड़ी जाती हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी और भारत में यहाँ पर लोकसभा में भी। और आपको याद दिला दूं मैं, ये तो स्टेटस पोजीशन है ही। नरसिम्हा राव जब आखिरी कार्यकाल था उनका, तो 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने कहा था कि देयर इज ओनली वन अनफिनिश्ड टास्क टू गेट POK। ये उन्होंने, उनका भाषण था लाल किले से। तो ये कंटिन्यूटी में भारत की पोजीशन है, और जाहिर है कि POK को लेकर के इस देश में कोई किसी तरह का मतभेद ना राजनीतिक नेतृत्व में है, ना राजनीतिक दलों में है, ना जनता के बीच में है। इसलिए इस पर जयशंकर जी का जवाब बहुत ही माकूल था, और मुझे लगता है कि जैसा कि रजत कह रहे हैं, और आप याद कीजिए इलेक्शन 2024 में भी राजनाथ जी का बयान आया था, कई और सत्ताधारी नेताओं का, सत्ताधारी दल के नेताओं का बयान था कि अब POK लेना है। सैनिक, मतलब हमारे तत्कालीन जनरल ने कहा था कि जिस दिन हमें आदेश मिलेगा हम उसको ले सकते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं सरकार के आदेश का। अब सरकार के सामने अपनी तमाम तरह के प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएं हैं। वो POK में उलझे या और चीज़ें देखे या टैरिफ वार देखे, तो ये सरकार के सामने अपनी वो है कि कब, क्योंकि जाहिर है अगर POK के लिए हम अटेम्प्ट करेंगे तो उधर से प्रतिरोध भी होगा, पाकिस्तान भी, वहाँ भी ये मुद्दा उनके लिए है। एक बहुत गंभीर कोशिश हुई थी अटल जी के टाइम में इस मुद्दे को सॉल्व करने की, लेकिन वो नहीं सिरे चढ़ी। वो अलग, उसके तमाम बैकग्राउंड में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो कारण उसके अलग है। तो कुल मिलाकर के POK पर विदेश मंत्री जी ने जो स्थिति स्पष्ट की है वो भारत की स्थिति है, भारत की सिर्फ मोदी सरकार की नहीं, इस देश की 1947 से लेकर के 1924 तक, 2024 तक जितनी सरकारें हैं सबकी यही पोजीशन है, और इस मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है। जैसे मैंने आपसे कहा, उम्मीद मोदी से लोग करते हैं, क्योंकि कुछ बड़े ऐसे काम हैं जो लोगों को लगा था कि ये टलते रहेंगे, चाहे 370 का था, या राम मंदिर का मामला था, या UCC पर अब ये सरकार बढ़ रही है, तो जो वो कहते हैं हमारे एजेंडे में हम उस काम को पूरा कर रहे हैं, उन्होंने कुछ काम करके दिखाए। ऐसे ही ये POK का मामला है। देखिए, POK के मामले में थोड़ा सा 370 और बड़ा है मामला। 370 आपके अंदर का मामला था, आपको तय करना था। UCC जो है आपके भीतर का मसला है, आप उसमें लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। POK में आपको एक दूसरे देश से उलझना पड़ेगा, उसके तमाम अंतर्राष्ट्रीय आयाम हैं। तो इसलिए वो इतने उसको ये मान के सरकार पर एकदम तो नहीं कि हाँ उम्मीद है, होनी भी चाहिए। अपनी सरकार से नहीं उम्मीद होगी तो किससे होगी, विदेशी सरकार से थोड़ी उम्मीद होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि POK का मुद्दा थोड़ा संवेदनशील है, और इस पर भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। और
मौजूदा सरकार या आगे आने वाली कोई भी सरकार इस विषय पे जब भी कोई कदम उठाएगी तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। नड्डा जी ने कहा पीओके वापस पाकर बीजेपी अधूरा एजेंडा पूरा करेगी। 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, यूसीसी पर सरकार आगे बढ़ गई, पीओके नेचुरल प्रोग्रेशन पे दिखाई देता है आपको अभी कहीं, या फिर अभी दूर की कौड़ी है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि थैंक यू नासिर मियाँ, जिन्होंने सवाल पूछा। आपने अगर सवाल इस तरह का नहीं पूछा होता तो हम लोग ये चर्चा नहीं कर रहे होते। और शुक्रिया नासिर। बिग थैंक यू डॉक्टर एस जयशंकर को। जब आप ऐसे इंटरनेशनल फोरम्स पर होते हैं और अचानक ऐसा अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर का सवाल आ जाए तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उसको सिर्फ 42-45 सेकंड लगे डॉक्टर जयशंकर को और उन्होंने ध्वस्त कर दिया पूरा एजेंडा। उन्होंने 4 स्टेप बताए और उन 4 स्टेप्स को अगर आप देखें तो वो 4 स्टेप इस तरह से भले देखें आपकी 370 हो गया, चुनाव हमने करा लिया, अच्छे से वहां सब कुछ कर दिया, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और चौथा स्टेप है जो पीओके भी आ जाएगा तो सब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको जरा समझिए चारों को अलग अलग। यानी इसका मतलब इसके पहले जम्मू कश्मीर में जो विकास का काम था वो पहले की सरकारें नहीं कर पा रही थी, थोड़ी बेईमानी हो रही थी। फिर हम कहते हैं वो चला गया था, 370 नहीं हटा पाए, तो लगाया किसने था भाई? ये मोदी सरकार से अलग है, ठीक है, हर सरकार का स्टैंड जो है वो यही रहेगा। उससे तो अब क्या ये कह देंगे कांग्रेस वाले कि नहीं नहीं हम कह रहे हैं कि पीओके चला जाए, लेकिन जाने दिया किसने? जाने दिया, नेहरू जी ने जाने दिया। तो इस तथ्य के साथ जब आगे बढ़ेंगे तब इसको थोड़ा अच्छे से बात कर पाएंगे। क्या कोई ऐसी कोशिश कांग्रेस की किसी सरकार में हुई? ठीक है, बोलना, कभी बात कर देना, ये तो सामान्य है, ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या कभी कोई ऐसा सीरियस अटेम्प्ट हुआ? नहीं हुआ। कैसे होता जब 370 को ही नेहरू जी कहते थे घिसते घिसते घिस जाएगा, और राहुल जी चले गए, जब दुनिया भर के प्रतिनिधिमंडल आ रहे थे देखने तो कह रहे थे ना ना हम तो जाएंगे, और हमने पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, उसको निकाल के खोज के देखिए आप लोग कि हवाई जहाज से जा रहे हैं, श्रीनगर हवाई अड्डे पे अब उतरेंगे, उनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। क्या तमाशा किया था इन लोगों ने? यानी देश किसी तरफ आगे बढ़ रहा है, उसकी राह में रोड़ा बनकर, बाधा बनकर खड़े हुए थे। और जब इस तरह की बाधा ये करने को तैयार हैं तो 2014 के पहले और 2014 के बाद में स्थिति में अंतर पड़ता है। और तब आपने जो सवाल पूछा शुरू में कि क्या मोदी सरकार से अभी उम्मीद है, तो हां, मोदी सरकार से अभी उम्मीद है। और इसको तो मैं खुद, चूंकि सत्यपाल मलिक गवर्नर थे और 11 सितंबर 2019 राजभवन में मेरी खुद जो बात हुई थी, तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट कहते हैं कि हमको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम अपने हिस्से में जो कश्मीर है हमारे पास वो इतना खूबसूरत कर देंगे, इतना बढ़िया कर देंगे कि दूसरे हिस्से में जो हमारा कश्मीर है वो अपने आप कहेगा कि इधर आओ भाई, गेट खोलते हैं। लेकिन हां, जब इस तरह के दबाव पड़ते हैं तो उसका परिणाम होता है, और निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल पीओके आएगा। वैसे मेरी बात आप माने, कोई मुल्क नहीं है पाकिस्तान, एक इस्लामिक, एक जिसको कहें कि बहुत जड़ टाइप का एक विचार लेकर जिन्ना गए थे, वो देश जड़ हो चुका है। आज नहीं तो कल उसको खत्म होना है, या तो छिन्न भिन्न होकर बट जाएगा, और नहीं तो जो भारतवर्ष का हिस्सा है वही होगा। सर, मैं खालिस्तान वाली खबर भी काफी तो डिस्कस कर ही लिया, वो विजुअल्स एक बार स्क्रीन पे दे दीजिए, आप दोनों पर कमेंट आप कर दीजिएगा, पहले खालिस्तानी भी कर दीजिए फिर इस पर, ताकि हम लोग खबर में भी आगे बढ़ जाए। ये भारत में तो हमने कभी नहीं देखा सर ऐसा, कभी किसी देश के राजदूत के साथ। अब हमारा आदमी जो है दुनिया के बड़े बड़े देशों में जाता है, कैसे ये टट्टू लोग जो है बाहर, इनको खड़े होने की परमिशन मिल जाती है, कुछ भी करते हैं, आज गाड़ी के पास पहुंच गए उनकी। नहीं, इन लोगों ने पहले भारत के उच्चायोग पर तिरंगा झंडा तक उतारा था, पत्थर मारे, आग लगाई थी, और वो किया था उस समय। और वहाँ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, आप देखें कि लंदन के जो मेयर हैं वो और बाकी सब निकल के सड़कों पर उतरे थे भारत के विरुद्ध। तो वहाँ एक वातावरण, हमारे ब्रिटेन का भारत पर कब्जा रहा है, यहाँ भारत और पाकिस्तान की बड़ी संख्या में है, पाकिस्तान बांग्लादेश के बड़ी संख्या में है, पाकिस्तान की भी एक बड़ी लॉबी है वहाँ, और हमारे देश के लोगों की लॉबी है। जब हमारे यहाँ ईवीएम का डिबेट जाके लंदन में हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है, तो मुझे इससे हैरत नहीं होती है कि लंदन में क्या चल रहा होगा। जब कृषि कानून विरोधी आंदोलन का टूलकिट बनाने के लिए कनाडा और लंदन में बैठक हो सकती है, वहां से जुड़ सकते हैं, तो हैरत नहीं है। लेकिन मैं अपने यहां की भाषा में कहूंगा कि जब मतलब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की ओर भागता है जहां शेर उसको खाता है। तो इस समय जो तथाकथित खालिस्तान मूवमेंट है, इसके पहले भी जिस सज्जन ने
आपको पता है कि वहां झंडे दिखाए थे, उनकी अस्पताल में किस कारण से उनकी मृत्यु हुई जो आगे थे और आज तक पता नहीं चला है, और वहां की इंटेलिजेंस भी पता नहीं कर सकी और वो वहां से खत्म हो गए हैं। और जो लोग बाकी हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई जारी है, एनआईए ने किया हुआ है, तो इनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इस समय नए सिरे से खालिस्तान मूवमेंट को लगभग 2017 के आसपास से जीवित करने की कोशिश हुई, इनकी पराजय हुई। 2020 में एक जनमत संग्रह की बात की थी, उसमें पराजय हुई। भारत ने कठोर स्टैंड लिया, ब्रिटेन को स्टैंड लेना पड़ा। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन यह असहनीय है। ये राजनयिक जो अंतरराष्ट्रीय वियना संधि है, ये वियना संधि का उल्लंघन है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, उसके नाम पर किसी भी देश के नेता को, आप तो राजदूत की बात कर रहे हैं, ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये एग्जैक्टली कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इनको सुरक्षा देना, इनके साथ सभ्य व्यवहार होना, वियना संधि के नियमों का पालन करना ब्रिटेन का दायित्व है। आप यूक्रेन के मुद्दे पर आपने रुख अपनाया हुआ है। दूसरे मुद्दे पर जो मैं 3-4 बात छोटी छोटी कह के खत्म करना चाहूंगा कि देखिए, एक देश अगर क्रमबद्ध तरीके से संकल्प के साथ आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसको दुनिया एक्सेप्ट करती है। पहले भारत की बात को दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती थी क्योंकि हम उस रूप में बोल नहीं रहे थे। अब आप चरणबद्ध ऐसे स्टेप उठाए हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, अगर हमने किया तो वो तो अटैक कर देगा, एक मिथ बना हुआ था। 2 घटनाओं ने, सर्जिकल स्ट्राइक और बम्बार्डिंग ने उसको ध्वस्त कर दिया है। अब जो इन्होंने कहा है वो 370 हटाना, वहां विधानसभा करना, फिर विकास करना, केवल उसमें एक पार्ट छूट गया था कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को कंप्लीट रूप से रोक देना, उनको एनिहिलेट करना। उसके लिए पाकिस्तान के साथ जो कुछ करना है करेंगे, उसके बाद पीओ के हमारा हिस्सा अपने आप हो जाएगा। इन बातों को गंभीरता से लिया जाए। नहीं, ये लगातार एक दुनिया में वातावरण बनाया जाता है ये बोल के कि किसी का क्या रिएक्शन। एक कमेंट ये खालिस्तान वाली खबर पर सर यूं याद आ गया, हमारे यहाँ बड़ी चर्चा होती है तुष्टीकरण और अपीसमेंट की। इन सरकारों की क्या मजबूरी है ऐसे तत्वों को अपीज करना? मुझे अभी रमजान शुरू हुआ, अभी ट्रंप ने क्या बोला कि हम ये सब जो कुछ वो कर रहे हैं अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी के साथ ताकि हम यूरोप ना बन जाएं। यूरोप में क्या हुआ है, इमिग्रेंट्स को एक प्रॉब्लम के तौर पर देखा जाने लगा है कई सेक्शंस में। और वो स्टाइमर साहब जो है उनके प्रधानमंत्री, उन्होंने रोज़ों की शुरुआत में कहा कि मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ रहने वाली मुस्लिम आबादी के लिए बड़ा मुश्किल समय है जो कुछ गाजा में हो रहा है उसको देखते हुए। ये स्टेटमेंट है उनका। देखिए वही है, वो भी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। स्टारमर साहब जो है, उनको भी लगता है कि जो इंग्लैंड में रहने वाले मुस्लिम्स हैं उसमें पाकिस्तानी भी हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, या और अरब देशों की भी मुसलमान काफ़ी, तो वो उनको एड्रेस कर रहे हैं। खालिस्तान वाले मामले पे सौरभ ऐसा है कि आज से नहीं है। जगजीत सिंह चौहान, जिसको माना जाता है वो खालिस्तान के आइडिया का जनक है था, उसको शरण कहाँ मिली थी? इन्हीं देशों में मिली थी, अमेरिका, कनाडा। पूरा खालिस्तान की फंडिंग, खालिस्तान का पूरा जो है डिज़ाइन, सब कुछ इन्हीं देशों का, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आपका ये अमेरिका, और बाकायदा लगातार होता रहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई नई बात नहीं। वहाँ पर ये देश, देखिए ये जो पश्चिमी देश हैं, इनको इनकी पूरी राजनीति समझिए। ये बड़े सलीके से एक तरफ आप से दोस्ती, हाँ, और व्यापार समझौता, पूरा ऐसा लगेगा कि आपके लिए बिल्कुल बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ में पीछे आपकी चिकोटी भी काटते रहते हैं। एक लिवरेज रखते हैं, लिवरेज, ऐसे तत्वों को शरण देते रहते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स के नाम पर कि जो आपके लिए सरदर्द बने। आप पन्नू को देख लीजिए, कहाँ है वो, ये सारे लोग अभी भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत को इस सबको ध्यान में रखते हुए, ब्रिटेन सरकार की जिम्मेदारी थी भाई, भारत के विदेश मंत्री के दौरे पर क्या उनकी इंटेलिजेंस MI जो है 6 जो है, इतनी दुनिया भर की, स्कॉटलैंड यार्ड इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस फोर्स मानी जाती है, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? उनको इसका आभास नहीं था? ये पहली बार थोड़ी हुआ है कि हमें, जब भी अवधेश जी ने कहा कि वो पता लगा मंदिर पे जो हमला, राजदूत दूतावास पे हमला, तो वहाँ की इंटेलिजेंस को अंदाज नहीं था कि लोग आएंगे। पहले नहीं रोका जा सकता था इनको। जब वो आ गए सड़क पर, उनकी कार के सामने झंडा लेकर के वो फाड़ने लगे, तब उनकी पुलिस वाले रोक रहे हैं। तब भी ऐसे रोक रहे हैं जैसे इसको चोट ना लग जाए कहीं। तो ये सीधे सीधे ब्रिटेन की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, इस घटना के लिए। ठीक, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, मैं सौरभ आपके साथ। चारों मेहमान हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अवधेश कुमार जी, रोहन दुआ। और आइए बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी मुंबई गए हैं आज वो धारावी जाएंगे और धारावी में जाकर वहां लोगों से मुलाकात करेंगे जो वो जिन उद्योगों में लगे हुए, खासतौर पर वहां पर चमड़े का काम, कपड़े का काम ही ज्यादा होता है।
तो वहाँ उन लोगों से वो मिलेंगे। लेकिन धारावी जाना यूं ही नहीं है उनका। धारावी में अडानी का एक बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है। दरअसल धारावी की पूरी ज़मीन जो है दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहते थे, मुझे तो लगता है शायद दुनिया का ही ना हो गया हो। 6 से 10 लाख के करीब, क्योंकि ये अनवेरीफाइड है इसीलिए इतना मार्जिन, 6 से 10 लाख लोग इसके अंदर रहते हैं। और अडानी के साथ मिलकर जो महाराष्ट्र की सरकार इस पूरे एरिया को रीडेवलप कर रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और उसमें जो उनका लक्ष्य है वो ये कि यहाँ रहने वाले वेरीफाइड लोगों का जो पूरा पहले से रह रहे हैं, उसमें कुछ कट ऑफ डेट है, उन लोगों को यहीं पर इसी जमीन पर घर बना करके दिए जाएंगे, टावर बनाए जाएंगे, रेजिडेंशियल टावर, और उनको वहां पर घर बना के दिए जाएंगे। बाकी लोग जो पात्र नहीं होंगे उनको कहीं और सेटल किया जाएगा। उसका वो काम भी सरकार और अडानी मिलकर करेंगे, जो कंपनी अडानी की इसमें लगी हुई है। और ऐसे ही फिर वहां पर कमर्शियली भी उस एरिया को डेवलप किया जाएगा, उनका व्यापार वगैरह जो है उसको, मतलब बेसिकली मुंबई के दिल में बसा हुआ इतना बड़ा जो स्लम है, वहाँ रहने वाले लाखों लोग हैं, वो एक इज्जत से अच्छी ज़िंदगी जिएं, वो अच्छे घरों में रहें, काम करने के लिए वहाँ पर जगह बने, ये सारा काम होना है। अब इस पर विपक्ष लोकसभा चुनाव के पहले से इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। इसमें खास तौर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी, आदित्य ठाकरे और कांग्रेस खुद, ये इसमें फ्रंट लाइन में है मोदी सरकार के खिलाफ। और ये यहाँ तक वादा किया गया था कि उद्धव ठाकरे ने तो कहा था कि हम अगर पावर में आए, पिछले साल इलेक्शन हुए महाराष्ट्र में, तो एक स्क्रैप कर देंगे, हमें प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बंद कर देंगे। लेकिन बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, अगर ये होता है तो मुंबई की स्काईलाइन भी बदलेगी और लाखों लोगों की जिंदगी भी बदलेगी। अब राहुल गांधी आज यहाँ जाएंगे, कुछ बातचीत उनकी लोगों से होती है तो उस पर हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है और क्या वाकई जो इस सोचा गया है इस प्रोजेक्ट के तहत भविष्य, क्या वहां पहुंचा जा पाएगा? हर्षवर्धन जी, देखिए क्यों जरूरी है, तो इसका एक लाइन में जवाब है कि इस देश में अच्छी तरह से रहने का अधिकार सिर्फ अंबानियों, अडानियों और राहुल गांधियों का नहीं, सबको अच्छे से रहने का अधिकार है। राहुल गांधी तो मजे से रहें, उनके लिए पिकनिक स्पॉट हो, और यहां के लोग किस तरह से रहते हैं मैं उसको इसलिए बताता हूं क्योंकि ये मुंबई में सबसे बड़ी चमड़े के काम की, वहां आप जाएंगे तो धारावी है, उसके बीच की से जो सड़क निकलती है, जो बीच में याद था, ध्यान में होगा, एक मस्जिद का विवाद था जो वहां की कांग्रेस के नेता लग गई थी, तो सड़क के उस पार पूरी मार्केट है जहां आपको शानदार चमड़े के सामान, जैकेट है, पर्स है, लेदर का पूरा इंडस्ट्री चलती है। लेकिन अंदर क्या क्या है, ये जो घर आपको दिख रहे हैं ना, इनमें से किसी के पास शौचालय नहीं है। इन गलियों में अगर दो लोग आमने सामने से आ रहे हैं तो कंधे लड़ते हैं। बाहर ऐसी गंदगी दिखती है जहां हमारे आपके जैसे लोग अगर 10 मिनट रुक जाएंगे तो या तो उल्टी होगी, या आपका सर दर्द होने लगेगा, या आप बीमार हो जाएंगे। इसके भीतर इन झुग्गियों में भी 3 लेयर बनाई जाती है, और लेयर के बीच में सीढ़ी है, और उसके ऊपर 2 छती बनाकर उसमें लोग लेटे लेटे रह जाते हैं। सबसे ऊपर वाला पूरा बैठ नहीं सकता है। यह है धारावी। और इतने वर्षों में हमारे देश की सरकारें लोगों को सामान्य सुविधा नहीं दे पाई। आप बंबई हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो सबसे पहले झुग्गी दिखती है, उड़ते हैं तो सबसे पहले झुग्गी दिखती है। यानी हमारे चेहरे को ऐसा गंदा कुरूप कर दिया है। और आज जब वो अडानी इसको बनाने जा रहा है, और वो फिर कह रहा हूं, अडानी को ऐसा थोड़ी ना कि अडानी को ही बनाना था, कोई अडानी के ऊपर ऑब्लिगेशन थोड़ी ना था, लेकिन इसके पहले कई और ठेके होकर रद्द हो गए, क्योंकि ये सामान्य काम नहीं जो होने जा रहा है। इसलिए फिर मैं दोहरा रहा हूं, इस देश में सिर्फ अडानियों, अंबानियों और राहुल गांधियों को अच्छे से जीने का हक नहीं है। धारावी में रहने वाले, झुग्गी में रहने वाले हर एक अच्छा डेटा है, आपने भी जो बताया ना कि कैसे रहते हैं वहां पर लोग, तो उससे ही जुड़ा हुआ है। धारावी लगभग 6600 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ ये पूरी बस्ती है, और पूरी मुंबई की औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर पर स्क्वायर किलोमीटर देखें तो मुंबई की है 23,000 लोगों की। 23,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। धारावी में ये है 2.2 लाख लोग। बिल्कुल ठीक है। कहां 23,000 और कहां 2.2 लाख लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर, तो आप सोच ही सकते हैं कि वो कैसे रहते होंगे। इसमें थोड़ा सा और जोड़िए सौरभ जी संदर्भ के लिए जी, कि मुंबई देश का पहला और सबसे तेजी से मल्टी स्टोरी बनने वाला शहर है, तो उसमें वो जनसंख्या घनत्व है। यहां कोई मल्टी स्टोरी बन ही नहीं सकती क्योंकि झुग्गी है। तो जरा आप सोचिए, यानी एक कमरे में ऐसे लेटते होंगे। कई बार वहां मजाक में, हम मुंबई जब रहे तो एक ने कहा कि यहां सीधे कमरे में नहीं लेटते हैं, तिरछे लेटते हैं क्योंकि ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो ये है, ये धारावी है, ऐसे जीवन चलता है। अच्छा, प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और टेंडर जीता था। 1999 में सबसे पहले बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन की सरकार ने इसको रीडेवलप करने का प्रस्ताव रखा था। 2003-04 में सरकार धारावी का रीडेवलपमेंट प्लान लेकर के आई। कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपए और 17 साल लगेंगे
इसको पूरी तरीके से कंप्लीट होने में, और यहां रहने वाले लोगों को 7 साल में पक्के घरों में बसाने का टारगेट है। इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन पर काम होना है। तो इतना बड़ा ये काम है, लेकिन जो इसका क्रिटिसिज्म है वो ये कि एक तो अडानी को दे दिया, अडानी को दे दिया, तो अब नॉर्मल हो गया हमारे यहां पर कि अडानी तो कमाएगा 1.5 लाख करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट से, और जो यहां पर 6-8 लाख लोग जितने रहते हैं उनमें से केवल 70,000 लोगों को यहीं पर घर बना करके दिया जाएगा, बाकी सबको बेदखल कर दिया जाएगा। सर ऐसा है कि जब चुनाव प्रचार का एक दिन बाकी था तो राहुल जी मुंबई गए थे। बिल्कुल ठीक। आप लोग को याद होगा, एक संदूक उन्होंने खोला और उस पिटारे से वही पेपर निकला, अडानी और धारावी, उसी पर उन्होंने पूरा लगा कि इसी से हम चुनाव जीत जाएंगे। मैं इस प्रोजेक्ट पर आने के पहले अब राहुल गांधी की राजनीति देखिए। जब उसके बाद शरद पवार जी से पूछा गया तो बोले कि अब ये राहुल गांधी और ये सब अडानी उठाते रहते हैं, अगर अडानी को नहीं देते तो क्या अरब के ग्रुप को दे देते। उनका तो बयान था, क्योंकि उसके बाद जो टेंडर था वो अरब के ग्रुप का था। बोले कि अडानी से स्पेशल रिक्वेस्ट किया गया कि आप आइए और इसको चलाइए। तो राहुल गांधी को लगता है ऐसा उन्होंने तो ये कहा था कि अडानी ने मना कर दिया था। मना कर दिया था, हमने कहा नहीं तुम लो ये प्रोजेक्ट, इसलिए अडानी ने पहले मना कर दिया था और तब हमने कहा है। तो पहले पॉलिटिक्स राहुल गांधी का देखिए कि जिसके आधार पर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में वहां के सबसे सीनियर राजनेता ने इसका एक विरोध कर दिया, उसको वो लेके पड़े। अब सेकंड बात पर आते हैं। देखिए वहां जो हम लोगों के पास आंकड़े हैं, 58,000 करीब परिवार है और 12,000 के प्लस सरकारी आंकड़ों में वहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उसमें छोटे छोटे दुकानें भी हो सकती है, 12,000 के आसपास है। बाकी आंकड़े आपने बता दिए हैं। ये जो 17 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन घर इसमें 7 वर्ष के अंदर ही देना है। हाँ, 7 साल में देना, 7 वर्ष में ही देना है। और जो लोग 1 जनवरी 2000 के पहले बसे गए हैं उनके साथ कोई कंडीशन नहीं है, उनको सीधे बनेगा और घर मिल जाएगा। 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2011 तक जो लोग आए हैं उनको 350 वर्ग फीट मिलेगा, उनको 2.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। कहीं बाहर मिलेगा ना, बाहर मिलेगा। 2011 से 2022 तक जो आए हैं उनको 300 वर्ग फीट का अलग बाहर। 2000 से पहले वालों को नो कंडीशन यही मकान मिलेगा। 2000 से 2011 वालों को कुछ कॉस्ट देना होगा, लेकिन यही मकान 2.5 लाख 350 वर्ग। और 2011 के बाद वालों से को बाहर मकान नहीं, 22 तक की, 22 के बाद वालों को नहीं मिलेगा। तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट है, उसको पूरा एक डेवलप। आपने जानकारी और अंग्रेजों तस्वीर जरा मैं दिखा दूं। दूसरी तस्वीर एक आई थी, क्योंकि अडानी जी की बात चल रही थी, तो अडानी कल थे कानपुर में। तो कानपुर में ये तस्वीर जो है, गोली चला रहे थे वो, ये भी समझना चाहिए, क्योंकि तस्वीर आई तो हम लोग इस बहाने बात कर ले रहे, नहीं तो बहुत सी अच्छी चीजें भी छूट जाती हैं। ये डिफेंस एरोस्पेस यूनिट है वहां का। डिफेंस कॉरिडोर जो यूपी में बनाने की परिकल्पना थी, उसके तहत अडानी ग्रुप ने यहां पर एक डिफेंस एरोस्पेस यूनिट लगाया है, और ऑटोमेटिक बुलेट प्लांट है यहां पर जहां अडानी गए। शूटिंग रेंज है, वहां पर जाकर उन्होंने LMG चलाई है, फायर की है, हाथ में पिस्टल लेकर के भी आपने देखा, और आर्म्स प्रोडक्शन की पूरी जानकारी ली है। और कानपुर में साढ़ एक जगह है, वहां डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट ने काम शुरू कर दिया है, मतलब ये वर्किंग है यूनिट ये। और अडानी डिफेंस ग्रुप ने तैयार किया है 250 एकड़ में इस फैक्ट्री में शॉर्ट रेंज हथियार, कम रेंज की मिसाइल, हल्के एयरक्राफ्ट, तोप के गोले, AK-47 कार्बाइन और स्नाइपर राइफल्स जैसे हथियारों का प्रोडक्शन होगा। यहां 1 साल में 15 करोड़ कारतूस बन चुके हैं, ऑलरेडी प्रोडक्शन में है। तोप, मशीन गन, पिस्टल, रिवॉल्वर, ग्रेनेड, रॉकेट, मोर्टार बम, ये सब यहां पर बनाए जाते हैं। और 40 MMRP ग्रेनेड राउंड्स, 40 mm लो वेलोसिटी HE ग्रेनेड, सब प्रकार के MM के रॉकेट्स और सभी प्रकार के MM के मोर्टार। मैं पढ़ इसलिए रहा हूं क्योंकि अच्छी जानकारी है, और कानपुर से है सर, तो कानपुर में तो सर देखिए कानपुर जो गोली की फैक्ट्री लग गई है, गोली की। कानपुर कोई नई बात नहीं है। कानपुर में ऑर्डिनेंस का बहुत पुराना सेंटर है, अंग्रेजों के जमाने का, डिफेंस इक्विपमेंट का। छोटी पिस्टल, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री है। याद मुझे इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक बार, मुझे याद है, पूछा था एक पब्लिक रैली में, उन्होंने कहा था कि ये अडानी अंबानी बनाते क्या है, आपको किसी को मालूम है? ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? पहले टाटा था तो सब कुछ बनाता था, बिरला बनाता था, क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? वो तो प्रियंका गांधी को अपने सलाहकारों को पूछना चाहिए और समझना चाहिए कि किसी भी उद्योगपति के बारे में बोलने से पहले पूरी जानकारी करनी चाहिए कि उनका क्या बिजनेस है, क्या बनाते हैं, क्या आयात करते हैं, क्या निर्यात करते हैं, ये पूरा होमवर्क करना चाहिए उनको। तो उस पर मैं क्या बोलूँ, मैं तो अपने कानपुर की बात करूँगा जिसके बारे में। तो कानपुर में ऑर्डिनेंस का पुराना बेस रहा है, बहुत बड़ा एरिया है। कानपुर में मुख्य रूप से 3 ही उद्योग थे, कपड़ा, ऑर्डिनेंस और चमड़ा, टेनरीज का, ये 3 बड़े उद्योग थे। टेक्सटाइल पॉलिसी ने कपड़े उद्योग को लगभग खत्म कर दिया, धीरे धीरे वो कपड़ा मिलें सारी बंद हो गई। टेनरीज चलती रही, अभी भी चल रही हैं, काफ़ी ट्रांसफर भी हुई, गंगा के प्रदूषण को लेकर के उसको काफ़ी इशू था।
ऑर्डिनेंस चूंकि पब्लिक सेक्टर में था पूरा, तो एक लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जो पब्लिक सेक्टर की हालत पूरे देश में हुई वो उसमें भी हुई, और इसीलिए फिर वो बोर्ड बनाया गया जो उनको करके और उसको प्राइवेटाइज करने का एक पहल सरकार ने की है। बहुत अच्छी बात है अगर कानपुर में इस तरह का उद्योग अडानी जी लगा रहे हैं डिफेंस सेक्टर के तहत, तो निश्चित रूप से हमारे मित्र हर्षवर्धन, अनुजवत मित्र हर्षवर्धन जी के शब्दों में कानपुर जिंदा हो जाएगा। तो वैसे कानपुर कभी मरा नहीं था, हाँ कानपुर में थोड़ा योगी सरकार जब आएगी इसको थोड़ा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अच्छा है, ऐसे याद कर रहा हूं विश्व मानचित्र पर कानपुर की एक पहचान और बढ़ेगी। इस विषय पर कोई हमारा बहुत डिटेल में कोई ऐसा नहीं है कि डेटा आया हो सामने, कभी आया तो अभी तस्वीर आई तो जिक्र हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कही गई, ठीक है, तो अब उससे आप जोड़ करके देखेंगे तो ये आप कह सकते हैं उसका विकास है एक तरह से, कि ये जो सोचा वो कुछ अंजाम तक पहुंचा। देखिए योगी जी के पहले कार्यकाल में जो एक इन्वेस्टर्स मीट हुई थी और उसमें जो है 2017 के बाद उसमें मोदी जी भी गए थे, प्रधानमंत्री जी भी गए थे, और उसी में डिफेंस कॉरिडोर की बात उठी थी और वहीं इन्वेस्टमेंट की बात भी हुई थी। तो ये अच्छी बात है ना कि कोई भी जो सोचा गया, किसी ने प्लेज किया कि मैं ये यहाँ लगाऊंगा और वो उद्योग लगा और वो वहां कारखाना चल रहा है। त्रिपाठी जी देखिए, देश के टॉप 10 इंडस्ट्रियल सिटीज में कानपुर था। धीरे धीरे वो कानपुर वहाँ के नेताओं, वहाँ के लोगों की वजह से सचमुच मैं ये नहीं कहूँगा कोई शहर मरता नहीं है, लेकिन मृत प्राय होना शुरू हो गया। उस शहर की गंदगी, उस शहर का जाम, क्योंकि विनोद सर का तो शहर ही है, तो एक भी शब्द मेरा इनको बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं भी 2 वर्ष वहां काम करने के दौरान रहा हूं। मेरी जननी जन्मभूमि, लेकिन असली बात जो समझनी है कि अब न लाल इमली काम करेगा, न वो टेक्सटाइल है, न वो टेनरी है, प्रदूषण बहुत है, सब नाले बंद हो रहे हैं, सबको टैपिंग की जा रही है। हुआ क्या, कानपुर के लोग दूसरी जगह अवसर खोजने लगे। ये कानपुर से थोड़ा हटकर है, 500 एकड़ में 2 फैसिलिटी तैयार होगी। अभी तक कानपुर और जबलपुर दोनों रिवॉल्वर के बड़े, माउजर के बड़े अड्डे थे, अब ये आएगा तो ये सब कुछ बनाएगा। साउथ एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्युनिशन फैक्ट्री बनने जा रही है, लैंड अलॉटमेंट के 18 महीने के भीतर ऑपरेशनल होगा। अच्छा, ये दोनों बातें जुड़ती हैं, राहुल गांधी का धारावी जाना और ये अडानी जी का अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर जाना। क्या कहते हैं राहुल गांधी जी लेफ्टिस्ट हो गए, पूरी तरीके से कम्युनिस्ट सोच में आ गए हैं, तो वो एक तरफ वो अपनी कम्युनिस्ट सोच लेकर के धारावी गए हैं कि यहां पर ये काम अडानी ना करे, और अडानी यहां पर कारखाना चला रहा है। तो राहुल गांधी जी क्या कट ऑफ है इस वक्त वास्तविकता से दुनिया की? रोहन, मुझे लगता है सौरभ, 2 बातें कि जो हर्ष जी बात कर रहे हैं कि कानपुर की जो एक इमेज है वो क्या बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा। उससे पहले मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी का जो आरोप था ना अडानी के ऊपर, वो ये था कि वो इजराइल के वेपन्स और ड्रोन्स लाके उनका नाम बदल के यहाँ पे बेच रहे हैं और उसमें कमीशन ले रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, ये बंद तो यही रहा था ना। हाँ, लेकिन ये इल्जाम लगा रहे थे इन्होंने, बड़ी एक पवन खेरा साहब के साथ में मिलकर एक इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च करी कि ये कहा कि इजराइल के वेपन्स को ही रीलॉन्च करके रीब्रांडिंग करी जा रही है, नाम बदल दिया बस। तो मैं ये कहूंगा कि वो एक अलग इन्वेस्टिगेशंस हो सकती है, लेकिन जहां तक धारवी की बात है और ये कानपुर में विजिट की बात है, मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि धारवी में कहीं ना कहीं इनकी कैंपेन से पॉलिटिकल रिजल्ट में फर्क जरूर रहा है, क्योंकि कांग्रेस फिर से वहां पे धारवी में जीती है। तो एक जो पॉलिटिकल इमेज होती है वो अडानी के नाम से आप वहां पे आपका चेंज जरूर रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अडानी के नाम से आप कब तक प्रहार करते रहेंगे अडानी के ऊपर ही? ठीक है, क्योंकि केरला में तो जाके जहां पे ऑपोजिशन की सरकार है वहां पे 30,000 करोड़ का पोर्ट वो 2015 में लॉन्च करके आए, और विंजाम जो अभी भी आज सबसे बड़ा पिनरई विजयन ने ये कहा कि 30,000 करोड़ का पोर्ट इंडिया में नहीं एशिया में सबसे ज्यादा मुनाफा करने वाला है। तो वो अडानी बनाए तो प्रॉब्लम नहीं, वो तो अडानी ने बनाया, लेकिन धारावी ना डेवलप करे, वही ऑपोजिशन बंगाल में ममता बनर्जी रह गया। इसमें नहीं तो अंबानी जी की बात इसी में कर लेते हैं। अंबानी जी के चिड़ियाघर की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन वो तस्वीरें बड़ी शानदार है, आपको दिखाऊंगा। बहुत स्वागत आपका, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। चारों मेहमान हमारे साथ हैं। अवधेश कुमार जी आज आए प्रोग्राम में, हमारे साथ रोहन दुआ है, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। बात प्रधानमंत्री मोदी की जो उत्तराखंड के दौरे पर हैं, मोदी जी जिस जगह पर गए हैं उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। तस्वीरें दिखाते रहिएगा साथ में। हर्षिल उत्तरकाशी जिला है, उसमें एक जगह है हर्षिल, और उसमें भी एक छोटी जगह जहां पर आज प्रधानमंत्री गए हैं। बड़ी ऊंचाई पर है ये उत्तरकाशी, तो जैसे हिमालय में आप अंदर अंदर चलते जाइए तो बड़े ऋषि मुनि कहे गए, जैसे गर्भ में आप चलते हैं, जैसे सांप की जैसे चक्कर होता है ना, ऐसे 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 घूमते 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 फिर आप कभी कहीं सी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो दिव्य दर्शन होते हैं। ऐसे
पहाड़ियों के बर्फ से ढके हुए। तो मोदी जी आज हर्सिल में हैं, बहुत खूबसूरत जगह है उत्तराखंड की, और वहाँ जाने का उनका जो आज का फोकस है वो बहुत अच्छा है। और अगर ये काम हो गया तो उत्तराखंड की पूरी तस्वीर बदल सकती है। वहाँ मोदी जी ने जाकर के ये कहा कि हम टूरिज्म को सीजन में देखना बंद करें, कि ये टूरिस्ट सीजन हो गया भाई, अब ये डल सीजन है, यहाँ बर्फ पड़ गई या सर्दी हो गई तो अब लोग पहाड़ों में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? पहाड़ों में पहाड़ों को देखने की अलग खूबसूरती होती है। वहाँ जाकर के आप विंटर स्पोर्ट्स में एंगेज हो सकते हैं और तरह तरह की चीज़ें। फिर वहाँ कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, उनका भी उन्होंने जिक्र किया, जैसे सोनप्रयाग से केदारनाथ लगभग 13 किलोमीटर का रोपवे बन रहा है। गोविंद घाट से हेमकुंड तक 14.5 किलोमीटर का रोपवे। इनकी जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए है पर प्रोजेक्ट। और कितना फर्क पड़ जाएगा, अभी आपको जो दूरी तय करने में 9 घंटे लगते हैं, ये रोपवे बनने से वो दूरी मात्र 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो कहाँ 9 घंटे, कहाँ 36 मिनट। हेमकुंड साहिब तक जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसानी हो जाएगी, सरलता हो जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री आज जहाँ पर गए हैं उसकी बात थी। और वैसे भी प्रधानमंत्रियों का, हमारे देश में प्रधानमंत्रियों का ऐसी जगहों पर जाना ये असामान्य बात है, क्योंकि बॉर्डर से लगती हुई ये सारे हैं। तो पिथौरागढ़ हो या उत्तरकाशी हो, वहाँ पर प्रधानमंत्री गए हैं। इससे पहले जो छपा है कि और प्रधानमंत्रियों ने इतने दुर्गम इलाकों का दौरा जो है वो नहीं किया है। और उन्होंने कहा ये उत्तराखंड का दशक है, शीतकालीन पर्यटन को हमें बढ़ावा देना है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम स्कूल वाले जो हैं वो विंटर टूरिज्म के लिए उत्तराखंड लेकर के आए, लोगों को लाएं, बच्चों को। विंटर योग सेशंस आयोजित किए जाएं। और उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग्स पर भी बात की। उन्होंने कहा आप डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं विदेशों में जाकर के, यहाँ इतनी खूबसूरती है, यहाँ आइए, आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो सर्दियों में कीजिए या गर्मियों में कीजिए, उत्तराखंड जैसी जगह पर आइए। तो वो कह रहे हैं दशक उत्तराखंड का है। सुनाते हैं आपको उनकी बात। अपने टूरिज्म सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना, 12मासी बनाना, 365 दिन, ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं, ऑन का जमाना। हर वक्त ऑन रहे। तो उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करें, 2-3 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। जैसे रिलीजियस टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा बल वहाँ दिया गया है और 50 लाख टूरिस्ट एक साल में पहुँचना शुरू हुए। तीर्थयात्री, केवल तीर्थयात्री, 50 लाख तीर्थयात्री हर साल पहुँचते हैं उत्तराखंड। इसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और 50 अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस विकसित करने की बात भी कही गई है उत्तराखंड के अंदर। एक होम स्टे योजना चलती है, वो बड़ी लोकप्रिय, हमने सुना है कि जो लोग, एक दूसरी समस्या वहाँ से पलायन भी है, तो उसको भी एक तो टूरिज्म का काम होता है, दूसरा लोग अपने घरों को विस्तार देकर करके होम स्टे जैसा बना लें, छोटा गेस्ट हाउस जैसा बना लें और उससे उनका व्यापार भी चले। देखिए, एक तो ये है कि उत्तराखंड में इसकी इसलिए भी आवश्यकता थी कि वहां से सर्वाधिक पलायन हुआ है, बहुत ज्यादा। वहां के गांव खाली हुए, घोस्ट विलेजेज करके खूब अखबारों में, टीवी में स्टोरी चलती रही। अच्छी बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद इस पर थोड़ा ध्यान दिया गया, कहीं बाहर के लोग तो नहीं आ गए। आपको ध्यान में होगा कि वो फर्जी मजारें, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं है और मजार बन गई, तो उसको खूब देखा गया, ध्यान दिया गया वो उस लिहाज से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, उसके पहले से उत्तराखंड को लेकर उनके मन में एक विजन था। अभी जब हम देख रहे हैं केदारनाथ को, बद्रीनाथ लगभग मैं इधर लगातार प्रतिवर्ष चला ही जाता हूं, हर बार मैं जाता हूं तो कुछ नया बना हुआ दिखता है। अब आने वाले समय में वो भी केदारनाथ की तरह वो अलग बन जाएगा।
इस पूरे रास्ते में, यानी जब आप ऋषिकेश से ऊपर चढ़ना शुरू होते हैं, शिवपुरी से ऊपर जाते हुए, हर जगह आपको कुछ 25-50 किलोमीटर पर रास्ते में जो गांव मिलते हैं उनकी सूरत थोड़ी बदली सी दिखती है। अच्छी कुछ दुकानें आ गई हैं, कुछ चाय पराठे वाले ही आ गए हैं, कुछ वहां के स्थानीय लोग आ गए, और वहां पर लोगों ने अपने घर को थोड़ा और बेहतर करके, अच्छा लोगों को चूंकि सिर्फ रुकने के लिए चाहिए, सामान्य सुविधाएं चाहिए, वहां कोई ऐसा वाला तो है नहीं कि खराब वाली गंदी वाली सब्जी लाएगा या पोल्यूशन वाली, वहां तो खेत से लेके आया तो उतने में अच्छा खाना मिल गया। वो लोगों की आजीविका का बढ़िया साधन बन रहा है। वहां जो टूरिस्ट जाते हैं उनको एक अच्छा फील गुड मिलता है, और सबसे अच्छी बात बहुत रीजनेबल रेट पर मिल जाता है। तो एक तरह से दोनों के लिए ये फायदे वाली बात है, और सरकार के लिए अच्छा है कि जब इस तरह की एक्टिविटी बढ़ती है, टूरिज्म बढ़ता है, तो वहां दूसरे तरह के उनको ये मैं तो सीधी तुलना उत्तर प्रदेश से कर रहा हूं। अभी महाकुंभ हुआ या उससे पहले काशी विश्वनाथ, अयोध्या जी का मंदिर और बांके बिहारी का मंदिर, जिस तरीके से रिलीजियस टूरिज्म ने उत्तर प्रदेश के अंदर रफ्तार पकड़ी है, क्या वो काम उत्तराखंड में हो रहा है या हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को समझना होगा। इस समय वो मानते हैं, पहले तो ज्यादातर सिनेमा के हीरो बाकी से वो ब्रांडिंग करवाते थे, अपने गिर प्रोजेक्ट का भी उन्होंने कराया था, जो सफेद बालू देखी अमिताभ बच्चन से। आप लक्षद्वीप में जब वो समुद्र में उतरे थे, पहले भी हमने देखा था, तो लक्षद्वीप में उन्होंने पूरे कैमरे लगा के किया और पूरी दुनिया में उसका मैसेज गया, और जो कई देश हमारे विरुद्ध बोल रहे थे उनको याद आ गया कि हमारे यहां तो समुद्र स्पॉट खत्म हो जाएगा, लोग वहां जाने लगे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मोदी जी की जो अलग अलग पॉलिसी, उसमें दो महत्वपूर्ण है कि भारत की जो विरासत है, अध्यात्म, संस्कृति, धर्म, उसको बढ़ावा देने से बहुत कम पूंजी में अस्थायी रोजगार, अस्थायी व्यवस्था, साथ ही साथ लोगों के संस्कार और लोगों में पॉजिटिविटी पैदा होगी, और वो एक अस्थायी व्यवस्था होगी। दूसरा, भारत जो है नदियों, पहाड़ों, जंगलों और ऐसे टूरिस्ट प्लेस का जगह है जिसको उस रूप में जो स्विट्जरलैंड को और बाकी को बढ़ावा दिया गया, हमारे यहां नहीं दिया गया। तो उत्तराखंड में जो वो गए हैं, इसके पहले अरुणाचल तक तो आप देखिए कहां कहां नहीं गए। ये जो है उत्तराखंड को तो देवभूमि कहा गया है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का मस्तक है वो। आप वहां से सभ्यताएं निकली हैं, अनेक ग्रंथों की रचनाएं वहां हुई हैं। उत्तराखंड को अगर भारत से अलग कर दें तो भारत की पहचान क्या बचेगी? उत्तराखंड हिमाचल को अलग कर दीजिए तो उस रूप में उत्तराखंड को दुनिया के सामने, देश के सामने प्रेजेंट करना यह पहली बार हो रहा है। फर्स्ट। सेकेंड, कि उसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है। अभी चमोली और पिथौरागढ़ गए थे जो तिब्बत से लगता है। हाँ जी। उन्होंने कहा कि आखिरी गांव नहीं, प्रथम गांव कहिए इसको, और अब जो वो गए हैं ये भी उस इलाके से लगा हुआ है। तो इसमें तीन बातें होती हैं कि लोगों का जाना आना शुरू हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, तो ऐसे ही क्षेत्र का जोखिम सुरक्षा का खत्म होता है और उसका उपयोग भी होता है। तभी तो उन्हें बाइक रैली वहां करा के, अगर बाइक रैली को झंडी दिखा रहे हैं तो ये देश दुनिया, और आपने जो पहले कहा कि अब ब्रांडिंग के लिए उनको किसी सिनेमा स्टार की जरूरत नहीं है, खुद ही देश की ब्रांडिंग, देश के पर्यटन स्थलों। मैं आपको उत्तराखंड में तो देखिए रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, यूसीसी भी देश में पहली बार लागू हो रहा है, तो उत्तराखंड में हुआ है। अब जरा महाराष्ट्र आपको लेकर के चलते हैं। वहां औरंगजेब के नाम पर जो विवाद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब औरंगजेब की इस नई लड़ाई में, जिसको शुरू किया था अबू आजमी ने, समाजवादी पार्टी के विधायक, पहले तो ये सस्पेंड हुए विधानसभा से, और अब इनको गिरफ्तार करने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद कह चुके हैं 100% जेल में डालेंगे, ये उनके शब्द हैं। और किन किन लोगों की एंट्री हुई आप खुद देख लीजिए। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। आणि तुम्ही थोडी नीट माहिती घेतली असती, या कोरटकरनी कोल्हापूरच्या कोर्टातनं स्थगिती घेतलेली आहे स्वतःला अरेस्ट करण्यावर, त्याच्या वरती जायला सांगितलंय मी। आणि मी तुम्हाला सांगतो, हे कोरटकर वगैरे तर चिल्लर लोक आहे हो। मला सांगा, जितेंद्र आव्हाड काय बोलत, त्याच्यावर कधी निषेध नाही केला तुम्ही? जितेंद्र आव्हाड या ठिकाणी म्हणता की औरंगजेब होते म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज, औरंगजेब किती बलाढ्य होता, महाराज 5 फुटाचे होते, हे रेकॉर्ड होत, त्याच्यात नाही निषेध करत तुम्ही। असं सिलेक्टिव्ह करू नका, नाही केला तुम्ही, नाही केला त्याचा। आणि 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 त्याच्या पलीकडे जाऊन सांगतो, त्याच्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी बोललेलं सगळं ऐकलेलं आहे। उत्तर ऐका ना आपण, जवाहरलाल नेहरूंनी, उत्तर ऐका ना आपण, जवाहरलाल नेहरूंनी डिस्कवर। अरे बाबा, ये तो पहली स्टेप है। अभी उनको ये इशारा दिया है, समझने वाले को इशारा काफी है, इसमें समझकर उनको समझदारी से काम करना चाहिए बस। इसके बाद अगर कुछ गलती करते तो महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा।
जहाँ तक मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब का ताल्लुक़ है, औरंगज़ेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी। और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ गलतियां की किसी धर्म के बारे में, लेकिन ये एकेडमिक डिस्कशन है और एकेडमिक डिस्कशन, पढ़े लिखे लोगों का डिस्कशन ये होना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट या असेंबली इसके लिए सही जगह नहीं, या पॉलिटिकल रैली में ये सब बातें नहीं की जानी चाहिए। और जो जिनको सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट में फ्लोर पे इस तरह की बातें, बिल्कुल जैसे अबू आज़मी की मांग हम 2 दिनों से कर रहे थे, भाजपा ने 2 दिन लगाए उनको सस्पेंड करने में, और क्योंकि यही भाजपा की बी टीम है और ये सत्य है, वैसे ही अगर जैसे अबू आज़मी पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम ये तो मांग करें जेल में डालिए, नो प्रॉब्लम, डालना ही चाहिए। जो भी औरंगजेब की प्रशंसा करेगा उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वैसी ही सजा जो छत्रपति शिवराय का अपमान करेगा और जो महाराष्ट्र का अपमान करेगा, जो मुंबई विरोधी होगा, जो मराठी विरोधी होगा, जो देश विरोधी होगा, उस पर भी होनी चाहिए। तो क्या सुरेश जोशी पे कार्रवाई होगी? क्या कोरटकर पे कार्रवाई होगी? क्या सोलापुरकर पे कार्रवाई होगी? अब इसमें तीसरे नंबर पर आपने जिनको सुना वो भी बता दूं हमको इंपॉर्टेंट है, बिहार के एमएलसी हैं जेडीयू के, मतलब बीजेपी के साथी, और वो कह रहे हैं कि हिस्टोरियन कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब तो एक अच्छा शासक था, तो जो उन्होंने कहा है उसको भी माना जाना चाहिए। खालिद अनवर जो है उनका नाम है। लेकिन ये क्यों इतनी हवा जो है दी जा रही है इस पूरे विवाद को महाराष्ट्र में? अब तो कोई चुनाव, अच्छा लोकल इलेक्शन है, ये बस सोच रहा था कौन सा चुनाव हो रहा होगा वहाँ पे जो इतनी बात हो रही है। बीएमसी का इलेक्शन हो सकता है जल्दी। बीएमसी का इलेक्शन है, क्या वो वजह है इसको इतनी हवा देने की? बिल्कुल। देखिए, औरंगजेब के बारे में कोई ये मतलब छिपी बात तो है नहीं कि उसने अपने भाइयों को मारा, बाप को जेल में डाला, मंदिरों का ध्वंस किया, तो ये सब को मालूम है। अब अलग अलग राय है, इतिहास का विषय है, इतिहास में कुछ इतिहासकार उसके बारे में बहुत नकारात्मक छवि रखते हैं, कुछ ने उसकी तमाम सारी नीतियों के बारे में सकारात्मक भी लिखा है, तो ये एकेडमिक विषय है। अब उसको अबू आज़मी साहब ने किस संदर्भ में कह दिया, अच्छा अबू आज़मी साहब की तो आदत है, वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे फिर एक विवाद उठता है पूरे देश में। मैं तो आपसे सीधी पॉलिटिक्स पूछ रहा हूं इसकी। अबू आज़मी का बोलना, सस्पेंशन, अब गिरफ्तारी की बात, और आदित्य ठाकरे का कहना कि ये तो बी टीम है भाजपा की। देखिए, आदित्य ठाकरे ने 4-5 उदाहरण और गिना दिए, अबू आज़मी के साथ साथ आदित्य ठाकरे ने 3-4 उदाहरण और गिना दिए। अभी वो देवेंद्र फडणवीस, जितेंद्र आव्हाड का भी नाम ले रहे थे। तो यानी पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीतिक जो परिस्थिति है और उसमें स्कोर सेटल करने की बात है, स्कोर गेन करने की बात है, और वो है बीएमसी चुनाव आने वाले हैं जो बिल्कुल कभी भी हो सकते हैं, होना है उनको। उसमें ये भी तय है कि शायद महायुति और महाआघाड़ी के जो घटक दल है वो भी अलग अलग लड़ने की बात कर रहे हैं कि हम सब अलग अलग लड़ेंगे। तो कौन ज़्यादा स्कोर, औरंगजेब एक ऐसा खलनायक है महाराष्ट्र में, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज से उसका झगड़ा था। ठीक है सर। तो इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में ये अभी चलेगा, अभी ये मामला गरमाएगा। औरंगजेब को कब्र से निकालने की कोशिश चुनाव की वजह से ही हो रही है? नहीं, मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से बार बार मैं कहूँगा कि बयान आते हैं ना, मुझे कहीं ना कहीं इस बात का शक जरूर पड़ता है कि जिस तरीके से कुंभ का एक महत्व था वो पूरा हुआ, सक्सेसफुल कैंपेन हुआ, क्योंकि अबू आज़मी आजमगढ़ से आते हैं, जोन जो है वो यही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आजमगढ़ जो है वो, मैं कल भी बात कर रहा था, 2008 में जो बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, आपको याद होगा सौरभ, या इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल जो बस्ट हुआ था टेरर अटैक का, उसका जो गढ़ था ना, चाहे अबू सलीम हो या बाकी वहाँ से जो टेररिस्ट निकले हो, आतंकवाद निकला हो, वो आज भी आजमगढ़ है। गुलशन कुमार का इतना बड़ा मर्डर हुआ, अबू सलीम वहाँ से आए, कट्टा वहाँ से आया। तो बार बार आजमगढ़ को हम ये क्यों नहीं समझते हैं सौरभ आज की डेट में भी कि वहां से शबाना आज़मी भी आई है, वहां से शिबली यूनिवर्सिटी भी है, वहां से कैफी आज़मी साहब भी हैं। अबू आज़मी जो कह रहे थे वो उसका टारगेट महाराष्ट्र नहीं यूपी था। यूपी है, क्योंकि जिस तरीके से एक जो कम्युनिटी को अपीजमेंट दी जाती है ना, आप देखिए उसके 24 घंटे बाद अखिलेश यादव उस पर बयान दे रहे हैं कि ये जो बार बार हम असेंबली में उनको बैन करने की बात कर रहे हैं वो ना करें, उनका हम हौसला खत्म कर रहे हैं, हौसला अफजाई खत्म कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि 14 साल हो गए, क्या अबू आज़मी या अखिलेश यादव ने कभी ये पूछा कि आजमगढ़ से जो बाटला हाउस एनकाउंटर में इतने लोग मरे और वहां से जो पैदा हुए हैं आतंकवाद, क्या वो आजमगढ़ से आए? ठीक है, चलिए, खैर ये विवाद अभी लंबा चलेगा, अब ये तो तय हो गया है। बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। 3 खबरों की जल्दी जल्दी बात करेंगे। दक्षिण भारत में स्टालिन को जवाब किसने दिया भाषा विवाद पर,
दूसरा मोहम्मद शमी के रोजे रमजान के दौरान पानी पीने पर किसको एतराज हो गया, और रिलायंस के चिड़ियाघर में मोदी जी गए तो विपक्ष को बुरा क्यों लगा, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले दक्षिण भारत के भाषा विवाद की बात, जिसको तूल दे रहे हैं बिल्कुल साफ है अब चुनावों के लिए एमके स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। विवाद यह है कि वहां पर नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी की तहत एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर स्कूल को 3 भाषाएं पढ़ाने के लिए कहा गया है, वो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। वो कहते हैं मैं 2 पढ़ाता हूं, तमिल और अंग्रेजी, मैं 2 ही पढ़ाऊंगा, आप हिंदी थोपना चाहते हो मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा। यहां दिल्ली से कहा जा रहा है कि उसमें आपको कोई नहीं कह रहा कि हिंदी पढ़ाइए तीसरी भाषा, कोई भी पढ़ाइए, लेकिन जो रूल पूरे देश के लिए है वो तमिलनाडु के लिए क्यों ना हो। अब ये विवाद बढ़ता गया। इस पर पहले स्टालिन साहब ने एक मैसेज लिखा था, एक पोस्ट किया था, जिसमें कहा था कि हिंदी तो देखिए उत्तर भारत की इतनी भाषाओं को, बोलियों को खा गई, तो इसका विरोध तो उत्तर भारत में भी होना चाहिए, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं। लेकिन इसके अलावा अब इस बार जो उन्होंने कहा है वो भी आपको बता देते हैं। स्टालिन साहब लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में ये लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं होगी। अब इसका जवाब उनको चंद्रबाबू नायडू ने दिया है। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि 3 क्यों, मैं 10 भाषाएं पढ़ाने के लिए तैयार हूं और पढ़ाऊंगा। जितनी भाषाएं लोग सीख सके, हमारे यहाँ के छात्र दुनिया में जाएंगे उतने खुले दिमाग से जाएंगे, उनके पास एक नया स्किल होगा, एक नई भाषा होगी, तो उनके लिए रोजगार के उतने आयाम और खुल जाएंगे। तो जवाब दक्षिण भारत से ही मिल गया स्टालिन जी को, सुनिए। You name any company for that matter. Knowledge is different, language is different. Now I am going to promote 10 languages. Every university, 5 to 10 languages, international languages. You study and go and work there. They need your services. Not only 3 languages, multi languages. ये भी दक्षिण भारत के ही हैं, इनकी भी अलग भाषा है, लेकिन ये कह रहे हैं मुझे कोई और भाषा पढ़ाने में दिक्कत नहीं है। तो फिर तो क्लियर हो जाता है कि जो भी स्टालिन कह रहे हैं अपनी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर हिंदी का डर दिखा करके, सनातन का डर दिखा करके वोट उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी ऐसी है कि मिलता है। मैं इनका एक पोस्ट और ढूंढ रहा था स्टालिन साहब का, अब आया है। प्रधानमंत्री, आपने गौर किया होगा, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के तमिल विचारकों के, संतों के विचारों को, कोट्स को वहां पर जरूर कहते हैं, अक्सर कह देते हैं। और ऐसी कई उन्होंने और गोष्ठियां भी जो हैं वो शुरू की हैं, जिसमें तमिल संगमम जो है वो ज़्यादा है। तो इस पर स्टालिन साहब कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं उन्हें बड़ा प्यार है तमिल से, तो फिर उन्होंने कुछ मांग की है कि पार्लियामेंट में सेंगोल स्थापित करने की बजाय तमिलनाडु में केंद्र सरकार के जितने दफ्तर हैं वहाँ से हिंदी में लिखे गए साइन बोर्ड सब हटाए जाएं। आप तमिल को हिंदी के बराबर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दीजिए और तमिल भाषा के लिए के प्रोत्साहन के लिए पैसा लगाइए, ना कि मृत हो चुकी संस्कृत पर पैसा लगाइए। दूसरा, वो कहते हैं कि आप लगातार तिरुवल्लुर जो वहां संत हैं उनकी बातों को कोट करते हैं, तो उनका जो ग्रंथ है उसको भारत की राष्ट्र किताब, नेशनल बुक घोषित किया जाए, ये उनकी मांग है। और तीसरा, वो कह रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसे को, आम जनता के पैसे को हिंदी पखवाड़ा जैसी नॉनसेंस बातों में लगाना, खर्च करना, इसको आप बंद कीजिए। सर, ये स्टालिन साहब, और जवाब आया नायडू साहब का। इनका रुख कट्टर होता जा रहा है और जवाब उनको मिलता जा रहा है। देखिए, नायडू साहब ने जो बोला है वो तो स्वागत योग्य है, क्योंकि इस देश के लोग जितनी भाषाएं ज़्यादा सीखें उतना ही अच्छा। त्रिभाषा फार्मूला बहुत पहले आया था, और अगर लागू हो गया होता तो आज ये समस्या नहीं होती। तत्कालीन सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकारें रही हो चाहे राज्यों की सरकारें रही हो, त्रिभाषा फार्मूला लागू नहीं किया सख्ती से, अनिवार्यता के साथ। और मुझे तो अच्छी तरह याद है, जब मुलायम सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने बाकायदा इस पर प्रयास किया था कि जो राज्य हैं वो अपनी अपनी भाषा में पत्राचार करें। उन्होंने करुणानिधि को चिट्ठी तमिल में लिखी थी, और उसके बाद बाकायदा उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था सभी मुख्यमंत्रियों का कि हम अंग्रेजी को बीच से हटा करके, हम अगर मुझे तमिलनाडु से बात करनी तो हम तमिल में लिखें, तमिलनाडु वाले में हिंदी में लिखें, तेलुगु, अगर हमें आंध्र प्रदेश चिट्ठी भेजी तो हम तेलुगु में भेजें, तेलुगु वाले हमको हिंदी में लिख के भेजें। ये एक नीति चले, और इससे उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन होगा, अनुवादक पैदा होंगे और तमाम भाषाओं की दूरी खत्म होगी। ये मुलायम सिंह जी ने 1989-90 में कहा था। लेकिन अब मैं उस राजनीति में नहीं जाऊंगा। देश की एक तत्कालीन बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखिया ने इस पूरे प्रयास को तारपीड़ो कर दिया था। भोपाल में सम्मेलन होने वाला था मुख्यमंत्रियों का, और तत्कालीन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कह दिया गया था कि आप उसमें न जाएं, और वो नहीं गए। तो भाषा विवाद राजनीतिक हथियार बनता रहा है।
स्टालिन अपनी स्थानीय राजनीति कर रहे हैं, वो तमिल भावनाओं को क्या कहते हैं ध्रुवीकरण करके वो अगला चुनाव 2021 अप्रैल में जो होने वाला है 26 में, उसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू एनडीए का घटक है, उनको मालूम है कि उनको केंद्र सरकार के साथ सहयोगात्मक राजनीति अपनानी है, इसलिए उन्होंने जो बात कही है वो स्वागत योग्य बात है। लेकिन वो चाहे राजनीतिक उसमें कही हो चाहे जिसमें कही हो, लेकिन बात का मैं स्वागत करता हूं। स्टालिन साहब को तेलुगु, अपनी मातृभाषा तमिल से प्यार है, तो क्या चंद्रबाबु नायडू को तेलुगु से प्यार नहीं है क्या? उनको ये खतरा क्यों नहीं दिखाई देता जो स्टालिन को दिखाई देता है कि हिंदी आ जाएगी तो मेरी मातृभाषा एक बात और सौरभ, एक लाइन और जोड़ दूं, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलुगु, सारे फिल्म स्टार जब तक हिंदी दर्शक उनको नहीं मिलते हैं तब तक उनकी फिल्मों का बिजनेस नहीं होता है, इसलिए हिंदी की जरूरत उनको भी समझ में आनी। इसका जो दूसरा पैरेलल जो साथ साथ विवाद चल रहा है जिसको उठा रहे हैं स्टालिन साहब, वो परिसीमन का भी है कि अब जो नई डिलिमिटेशन होगी उसमें हमारी, तो क्योंकि हमने अपनी आबादी पर कंट्रोल कर लिया है, इसका हमको श्रेय मिले, इसके बदले में हमसे हमारी ताकत कम हो जाएगी, हमारी लोकसभा की सीटें कम हो जाएंगी और उत्तर भारत हावी होता जाएगा। नहीं, ये पूरा एक नए प्रकार से तमिलवाद खड़ा करने की कोशिश है। 1950 के बाद जो 60 के और 65 तक जो वहाँ एक आक्रामक और हिंसक आंदोलन चला था, क्योंकि तमिलनाडु की आबो हवा बदली है। देखिए, इसका 3 पहलू है। मैं कह रहा हूं, जो आपने भला अच्छा किया कि सनातन का नाम ले लिया, कि उनकी उत्पत्ति सनातन के विरुद्ध वहां जो एक प्राचीन, चाहे रामानुजम संप्रदाय हो, शैव संप्रदाय हो, सब जो वहां पैदा लिए थे, उन सब के कारण तमिलनाडु का वातावरण था, उसमें अगर पहचान बनानी थी, अनिश्वरवाद की ओर जाना था, वो पेरियार साहब उस ओर ले गए थे। अब इस समय का परिवर्तन यह है कि तमिलनाडु के मंदिरों में लोगों की जाने की संख्या बढ़ी है। जब प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां जा रहे थे, उसमें एक अद्भुत वातावरण दिख रहा था। दूसरा, वहां हिंदी में बोर्ड दिखाई देने लगे हैं, साइन बोर्ड, और हिंदी पढ़ने वालों की वहां संख्या बढ़ी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जगह जगह तमिलनाडु में, लोगों को लगा है। तो ये सब भाव जो है उनको लगता है हमारे विपरीत जाने वाला है। तो इसीलिए इसको उठा करके कि नए सिरे से उत्तर विरोध, सनातन विरोध और फिर भाषा हिंदी विरोध, 3 से हम नए सिरे से खड़े हो सकते हैं। अन्यथा पिछले चुनाव में उन्होंने अपने ही घोषणा पत्र में हिंदू तीर्थयात्रियों को यात्रा कराने के लिए रुपए घोषित किए थे, उसके बाद बजट में आया मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए पैसे घोषित किए। सेकंड, नहीं, नरेंद्र मोदी की जो लैंग्वेज पॉलिसी है उसमें तो अब देखिए 22 भारतीय भाषाओं के लिए 44 अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। अपने भाषा में आप पढ़ाई कराइए, अपनी भाषा में पत्रावली करिए। जी सर। तो अगर उनको तमिल से प्रेम है तो केंद्र को कहें कि हमको तमिल भाषा में आप उत्तर दीजिए, अंग्रेजी में क्यों मांगते हैं? क्लियर है सर कि वो अपनी राजनीतिक मजबूरी के तहत कर रहे हैं जो कर रहे हैं स्टालिन साहब। नहीं तो एक धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने केवल एक डेटा दिया था, इसका जवाब स्टालिन साहब दे रहे। 50 साल पहले हायर सेकेंडरी के स्कूलों में, हायर सेकेंडरी पढ़ने वालों, तमिल पढ़ने वालों की बच्चों की संख्या 90% से ज्यादा। यस, अब 50 हो। आज वो 50% है। मतलब हायर सेकेंडरी पढ़ते पढ़ते बच्चा तमिल छोड़ देता है, अंग्रेजी पढ़ता रह जाता है, चूज करता है वो अंग्रेजी को। तो अगर आप 2 लैंग्वेज पॉलिसी से आपको इतना लाभ हो रहा है तो वहां पर तमिल बच्चे स्कूल में, सीनियर स्कूल में, लेकिन इसका जवाब देखिए। देश सर, दूसरी खबर मोहम्मद शमी, हमारे क्रिकेट स्टार से जुड़ी हुई है। हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो मैच के दौरान टीवी पर दिख गए, पानी, जूस, जो भी रिफ्रेशमेंट हमारे एथलीट्स लेते हैं, ये वो पीते हुए दिखाई देंगे। तो उनके पीछे मौलाना लोग पड़ गए सारे। पहले तो उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया, तो तुम कैसे मुसलमान हो, रमजान चल रहा है, रोजा रखना चाहिए तुमको, तुम यहाँ पर सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने जो है क्या पी रहे हो। और ये फर्ज वाले रोजे हैं, मुझे नहीं ज्यादा जानकारी है, लेकिन ये कहा गया कि ये फर्ज रोजे हैं, मतलब ये मैंडेटरी हैं, ये रखने ही होते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये रोजा आपको रखना ही था, तो तुम अच्छे और सच्चे मुसलमान कैसे हो सकते हो। एक बयान है इस पर एक मौलाना साहब का, बरेली के बड़े मौलाना है, मौलाना शहाबुद्दीन, सुन लीजिए। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और आकिल, बालिग, औरत, मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ। शरीयत की नज़र में मुजरिम करार दे दिया गया मोहम्मद शमी को, मैच खेलते हुए पानी पीने, जूस पीने पर। नहीं, करार दे दें, शरीयत भारत में लागू नहीं है।
ये संवैधानिक तौर पर चलने वाला देश है, इनको जरा ठीक से रहना चाहिए, नहीं तो पिछली बार तो योगी जी ने छोड़ दिया है, अगली बार टांगे जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। इन्होंने कहा था कुंभ की, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही थी कि वक्फ की जमीन है। अब इनको पता ही नहीं, मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ कि वहां तो गंगा मैया ने ऐसा पाट बनाया है कि कोई अपनी जमीन कर ही नहीं सकता, वो कुछ ही समय के लिए खाली रहती है, बाकी वो भर जाती है। लेकिन मूल बात पर आए, इतना साहस कैसे हो जा रहा है? मोहम्मद शमी हमारे देश की शान है, भारतीय क्रिकेट को जिस ऊंचाई पर ले गए हैं, जिन मुश्किलों से उबर कर वो वहां खड़े हैं, उनके साथ देश खड़ा है। और इस तरह से कोई भी आता है, कुछ बोल के चला जाता है। मुझे लगता है कि जब हम लोग हेट स्पीच की अलग अलग बात करते हैं, इस तरह के मामलों में हेट स्पीच के दायरे में नहीं लाते। मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ऐसे लोग सुधरेंगे, वरना देश के जो नायक हैं, देश के जो खिलाड़ी हैं, उनके पीछे ये इस तरह से पड़े रहते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा मोहम्मद शमी के साथ, एक बार पहले इनको ट्रोल किया जा चुका है। इनकी जो पत्नी है उन्हें कुछ वेस्टर्न ड्रेस पहन ली थी और इनकी नई नई शादी हुई थी, तो उन तस्वीरें खिंचवाई, उसमें जो पहली बार पब्लिक के सामने वो अपनी पत्नी के साथ दिखाई दिए थे, तो तब वो ट्रोल हुए थे कि आपने नकाब नहीं पहना रखा है अपनी पत्नी को, आप वो वैसी पश्चिमी लिबास में आ गई हैं। उस वक्त बहुत ज्यादा इनको पर्सनली ट्रोल किया गया था। मुझे लगता है सौरभ, दरअसल दिक्कत मुझे नहीं समझ आ रही कि किस बात से, दिक्कत इस बात से है कि मोहम्मद शमी आज इंडिया बनाम पाकिस्तान, इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया में इतनी सारी विकेटें लेके आ रहे हैं और शानो शौकत से मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज बनते हुए आ रहे हैं। एक खौफ रहता है ऑपोजिशन में, तो हौसला अफजाई करने के बजाय आप उसको आप मैच का मुजरिम बना रहे हैं, जो मैच का प्लेयर है। ये वो लड़का है जिसके दम पे इंडिया ने बाहर जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर, पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी टूर्नामेंट्स इतने सारे जीते हैं। तो इससे तो मुझे लगता है कि आपको कंधों पे ले आप वो कट्टर सोच थोपना चाहते हो ना, और आप ये बताना चाहते हैं कि आप दुनिया में कुछ भी कमा लीजिए, कुछ भी अर्जित कर लीजिए, आप कितने बड़े हो जाएं, लेकिन ये तो इससे बाहर आप नहीं आ सकते। ये तो हमारी भारतीय दृष्टि है ना, हम उससे देख रहे हैं। इस्लाम की दृष्टि से वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आप देखेंगे तो 5 बार मैदान में वो गिर के नमाज पढ़ते हैं, सबने उस ढंग से दाढ़ी बना ली है, सब रोजा रखते हैं। नहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी तो चलते चलते कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, सर यही बात, कभी अंपायर को, कभी साथी खिलाड़ी को। ऐसा है कि वो इस्लाम की दृष्टि से जो उनका मजहब कहता है वो बोल रहे हैं। हम लोग इस्लाम पर नहीं बोल सकते, नहीं बोल रहे हम इस्लाम पर। एक सभ्य भारतीय समाज की दृष्टि से आज आप मोहम्मद शमी के मन में, जैसे मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों के मन में, क्योंकि वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मन में आप ये बात डालना चाहते हो कि तू मैच खेल ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन तूने ये काम नहीं किया तो तेरे को सजा मिलेगी आगे जाकर के। नहीं तो ये आप उसके मन में डाल रहे हो। देखिए, ये धर्म जो है क्या है, धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, चाहे कोई धर्म हो। विश्वास जो है, अब ये मोहम्मद शमी और अल्लाह ताला के बीच की बात है कि भाई वो रोजा रखें या अपने कर्तव्य का पालन करते हुए खेलना उनका कर्तव्य है। इस वक्त जब वो खेल रहे हैं तो सबसे बड़ा उनका फर्ज है उनका खेल, जिसकी जो उनको, भाई हम सब मानते हैं ना, इस्लाम में भी माना जाता है सारे सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, यानी ईश्वर की मर्जी से होता है। ईश्वर तो अल्लाह ने ही उनको ये बख्शा है, खिलाड़ी बनाया है, तो अगर वो उसमें कुछ ले रहे हैं तो ये उनके अल्लाह मियां के बीच के मामला है, अल्लाह ताला के बीच के मामला है। जवाब देना मौलाना साहब की जरूरत ही नहीं आने की बीच में। ठीक है मौलाना साहब क्रिकेट खेलना शुरू करिए थोड़ा सा। हाँ, मौलाना साहब क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। गर्मी में दुबई में इस बार बहुत गर्मी है ना, वहाँ मैदान में आप जितनी देर वो खेल रहा है उतनी देर खड़े हो जाइए, बस तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों पिया उन्होंने जूस। तीसरी खबर आप सर, जल्दी इसकी चर्चा बहुत हो रही है सोशल मीडिया पर, खासकर प्रधानमंत्री गए जामनगर में रिलायंस की जो रिफाइनरी है, उस पूरे कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ी जगह है, उसके अंदर बहुत बड़े इलाके के अंदर उनके बेटे अनंत अंबानी ने जो जानवर रेस्क्यू किए जाते हैं, जो मतलब किसी को चोट लग गई है, अपंग हो गया है, या वैसे जानवर जो विलुप्त प्रजाति में आते हैं, उन लोगों को संरक्षित करने के लिए उन्होंने ये यहाँ पर वांतारा के नाम से सरल आम भाषा में एक चिड़ियाघर खोल दिया। और ये बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा आसरा जो है ऐसे जानवरों के लिए है। दुनिया में इतनी बड़ी जगह में कहीं कोई ऐसी परियोजना नहीं चली जो अंबानी ग्रुप ने करके दिखाया है। और वहाँ वो गए, बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी, मीम्स बन गए, शेर है पीछे, कांच के पीछे शेर है, ब्रिज पर चल रहे हैं तो नीचे मगरमच्छ हैं, हाथी का कैसे ट्रीटमेंट होता है वो देखने के लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे शेर के बच्चों को दूध पिला रहे हैं। ये तस्वीरें आईं तो इसके बाद से दूसरी तरफ से भी तस्वीर डलना शुरू हुई। कभी नेहरू जी की तस्वीर शेर को खिलाते हुए, कभी तस्वीर इंदिरा जी की छोटा सा जो कब होता है उसके साथ शावक खेलती हुई। और ये भी कहा गया कि मोदी जी कॉपी करना है तो पूरा करिए ना, फिर ये पिंजरे में कैद जानवरों से क्यों मिलते हैं? हमारे तो नेता जो है खुले में मिलते थे चीता शेर से। देखिए, पहली बात तो ये कि
कोई भी प्रकृति और वन्य जीव के संरक्षण की कोशिश कोई कर रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और देश भर में नियम कायदे के दायरे में, कानून के दायरे में ऐसी कोई भी कोशिश हो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये कि जब ये जो आलोचना होती है तो बड़ा मुझे आश्चर्य होता है, पता नहीं इन लोगों को जानकारी नहीं होती है, जानबूझ के कुछ इनको लगता है कि लाइक वाइक मिल जाए, क्योंकि मस्क चाचा पैसा वैसा भी दे देते हैं थोड़ा, तो उस चक्कर में ये लोग कर देते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री की भी वैसी तस्वीरें हैं जहां बिना शीशे के वो शेर के साथ हैं, बाघ के साथ हैं। योगी जी की भी ऐसी तस्वीरें हैं और जो भी दुनिया में घूमा है वो जानता है कि दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां इस तरह की, चाहे आप अफ्रीका के जोहान्सबर्ग चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, वहां ऐसी जगहें हैं जहां बड़े मजे से आप भी शेर के साथ फोटो खींचे। लेकिन ये एक दूसरे तरह का प्रयोग है, भारत में अपनी तरह का अनोखा अनूठा प्रयोग है और अगर ये सफल होता है तो देश के अलग अलग हिस्सों में, महाराष्ट्र एक जिसको कहें कि कह रहा है कि हमारे यहां भी ऐसा खोलिए, लेकिन देश के कई हिस्सों में ऐसी जगह है जिसका उपयोग इसके लिए किया जा सकता है, तो ये प्रशंसनीय और विश्व स्तर की कोई नई चीज बनी है भारत भारत में, पहली है भारत में, तो वैसे इस तरह की तुलना नहीं करनी चाहिए। नेहरू जी अपने समय में करते थे, मोदी जी अपने समय में कर रहे हैं, इस तरह की तुलनाएं बेकार है। जब जिसका समय होता है उस हिसाब से वो करता है और सही है। ये प्रयास जो है, मथुरा के पास भी एक जगह है जहां एक एनजीओ भी इस तरह का प्रयास कर रहा है। कई एनजीओ करते हैं लेकिन ये अनूठा है। अनूठा इसलिए है, बचाव, संरक्षण और पुनर्वास। देखते हुए लगता है एक चीज, लेकिन सौरभ जी एक चीज बताइए तब खत्म कीजिए। हम लोग देख पाएंगे नहीं, बड़ा मन हो गया, पब्लिक के लिए खुलने वाला है, खुलने वाला है ना। और बस चलते चलते एक खबर, महाराष्ट्र के वन मंत्री ने तो ये भी कहा है कि हमारे यहाँ पर शेर तेंदुओं की तादाद बहुत बढ़ गई है जंगलों में, तो ये अंबानी जी जो हैं मुंबई MMRDA का, जो जैसे हमारे यहाँ ये दिल्ली में होता है, दिल्ली एनसीटी, ऐसी MMRDA की, उसके क्षेत्र के अंदर कहीं जंगल की जमीन लेकर के, परमिशन लेकर के ऐसा मुंबई में भी बनाए, इसकी बात हो रही है। होगा तो अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही था। अवधेश जी बहुत स्वागत, धन्यवाद। रोहन आपका, मनोज जी बहुत शुक्रिया, हर्षवर्धन जी बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर मिलते हैं आपके प्रोग्राम में।